तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। ये क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर हैं, तो दोनों चैप्टर को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक बना जाता है। तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ, आईआईटी और नीट के लिए हिसाब से अलग लेक्चर होगा। तो सीबीएसई के हिसाब से आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। स्पेशली हम लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों ने क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा होगा, वोल्टेज के बारे में पढ़ा होगा, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आपको याद आ रहा होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। उसमें हम लोग पावर पढ़ते थे, एनर्जी पढ़ते थे, यूनिट पढ़ते थे, 1 यूनिट बिजली का बिल जो आता था वो पढ़ते थे। ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग क्लास 12th में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। उसी चीज़ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, और एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे क्या क्या टॉपिक्स हैं, और स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स है। फिर हम लोग धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसका वेटेज हर एग्जाम में, चाहे बोर्ड हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। अच्छा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़्यादा है इस चैप्टर्स में, और थोड़े आसान होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसमें रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। और ये चैप्टर थोड़ा सा आसान माना जाता है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो चैप्टर का नाम डालिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट के बारे में। क्या पढ़ेंगे, करंट के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है। और रेसिस्टेंस के अंदर ही हम लोग, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। और पढ़ेंगे हम लोग मोबिलिटी। ठीक है। रेसिस्टेंस में जब हम लोग रेसिस्टेंस का प्रूफ करेंगे, जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तो हम लोग उसी में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी और मोबिलिटी आ जाएगी। आप अलग से टॉपिक ले लीजिए, रेसिस्टेंस में मत करिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग टॉपिक हो जाएगा, मोबिलिटी अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। रेसिस्टेंस में मत करिए। क्लियर है। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन मटेरियल्स। ठीक है ना, कि कैसे मेटल्स में हुआ, इंसुलेटर्स में हुआ, सेमीकंडक्टर्स में हुआ। सेमीकंडक्टर एक टाइप का मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। ठीक है। उसके प्रॉपर्टीज में, उसकी रेसिस्टिविटी में और कंडक्टिविटी में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चेंजेज होते हैं, ये चीज़ हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस और मटेरियल्स में पढ़ेंगे। क्लियर है। ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। अच्छा, रेसिस्टेंस के अंदर ही ओम्स लॉ आ जाएगा। ठीक है, उसको छोड़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे केवीएल और केसीएल। किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। ठीक है। और इसी में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखेंगे, और इस पर बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर है। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। ये 2 प्रकार की सर्किट्स हैं जो रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज की जाती हैं। ये क्या करती हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज क्या करती हैं, रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज की जाती हैं। क्लियर है। व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे
पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ईएमएफ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली में पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल तो फाइंड करने के लिए वोल्टमीटर को यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा। पोटेंशियोमीटर हम लोग ईएमएफ फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर और एनर्जी, और हम लोग पढ़ेंगे पावर और एनर्जी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं, और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इन टॉपिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है केवीएल केसीएल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी पर बेस्ड आते हैं, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पर पोटेंशियोमीटर है, दूसरे नंबर पर क्या है, पोटेंशियोमीटर है। ये जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो वैसे सब है, पर सबसे ज़्यादा केवीएल केसीएल और पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मीटर ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मीटर ब्रिज भी हमारा इंपॉर्टेंट है, पावर एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो केवीएल केसीएल और पोटेंशियोमीटर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट से, ठीक है, करंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं करंट से, ठीक है ना। सिलेबस हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट क्या होता है, क्लास 10 में हमने पढ़ा होगा। करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। क्या होता था करंट, करंट की डिफिनेशन क्या होती थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज, क्या होता था, इज कॉल्ड करंट। ये तो होता था कि पर यूनिट टाइम करंट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है ना। आप लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, ये पढ़ा था ना, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। पर एक्चुअली में क्लास 12 की अगर बात करें तो डेफिनेशन तो सेम रहती है, सब कुछ सेम रहता है। पर एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान समझिएगा कि हम लोग लिखने का बस तरीका बदल जाता है। ध्यान समझिएगा, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। और आपको ये पता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट होता था, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे। तो होता क्या है कि कई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, और मैं मानता हूँ कि एक सेक्शन से यहाँ पर t बराबर 0 पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे। तो होता क्या है कि कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुँचने में क्या होती है, टाइमिंग अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जगह अलग अलग है, ठीक है। तो टोटल करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। बात समझ में आई। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड करंट। तो करंट को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, एवरेज करंट निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सभी इलेक्ट्रॉन्स के एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइमिंग जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। डेफिनेशन क्लियर है। एवरेज करंट होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड करंट। और क्या लिख सकते हैं, द करंट फ्लोइंग पर चार्जेज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। क्लियर ना। तो एवरेज करंट निकालते हैं। एवरेज करंट क्लियर है, क्यों निकालते हैं, एवरेज से निकालते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं तो उनकी टाइमिंग अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज करें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको फाइंड करना हो कि एग्जैक्ट इंस्टेंट टाइम पे कितना करंट फ्लो हुआ, एग्जैक्ट 5 सेकंड पे कितना करंट फ्लो हुआ, तो आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा होगा, हम लोग क्या करते थे, आई इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, आई इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए क्या करते थे, लिमिट टी टेंड्स टू 0 कर लेते थे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। समझ में आया। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगी डी क्यू बाई डी टी। करंट क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी टी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड करंट, क्लास 12th में, ठीक है ना। तो अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना तो हम लोग क्या करेंगे,
डी क्यू बाई डी टी करेंगे और एवरेज करंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी निकालेंगे। समझ में आया? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी चीज़ें समझ में आ रही हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सबकी टाइमिंग अलग अलग है, तो क्या किया जा रहा है, सभी चार्जेज का सभी टाइमिंग का एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया और वो चार्जेज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। समझ में आया? नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब एक चीज समझते हैं, टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या टाइमिंग की इंपॉर्टेंस है। मैं ये कहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको 4 रोटी खाना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 रोटी खाना है, 4 रोटी आप मान लीजिए 10 मिनट में खाते हैं, ठीक है, वही 4 रोटी आपको 5 सेकेंड में खिला दिया जाए तो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा ना। सिमिलरली एक सिंपल से एग्जाम्पल से आप समझिए कि I इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है? मान लीजिए हमारा जो चार्जेज है वो 100 कूलाम है, यहाँ समझिएगा 100 कूलाम है। 100 कूलाम चार्ज हमने फ्लो कराया, कितने टाइम में? हमने टाइम लिया 600 सेकंड। किसमें लिया? 600 सेकंड में हमने क्या किया, करंट फ्लो कराया। तो कितना हुआ 1/6 ना, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 0.16 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। क्लियर है? 0.16 एम्पियर। क्लियर है? अच्छा, अगर यही चार्ज को, इसी चार्ज को मैं क्या करता हूँ 100 अपान 0.001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड में इतना कम टाइम में हमने 100 कूलम चार्ज दिया। देखो चार्ज सेम रखा, चार्ज हमने क्या किया, सेम रखा है। एक को 600 सेकेंड में फ्लो कराया 100 कूलम और एक को 0.001 में कराया, तो करंट कितना हुआ 10 टू पावर 2 ऊपर हो गया। और इसको क्या 10 टू पावर -3 लिख सकता हूं मैं, ऊपर गया तो 10 टू पावर 3 हो गया, तो 10 टू पावर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो गया ना, 1 लाख एम्पियर करंट फ्लो हो गया। तो टाइमिंग की वैल्यू सेम समझ में आ रही है। टाइमिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि सेम चार्जेज को अगर टाइमिंग का डिफरेंस कर दिया जाए तो करंट में चेंज आ जाता है। क्लियर है? इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसको भी एग्जाम्पल से भी नोट कर लीजिए। ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बस करंट में यही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज पर यूनिट टाइम। क्लियर है? इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, अब मैं बताऊंगा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या प्रोसेस होता है वगैरह वगैरह। अब हम आगे देखते हैं, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मान लेते हैं कि इफ Q इज इक्वल टू 5t² प्लस 3t+2, हमारा चार्ज कैसा है, टाइम के साथ वेरिएबल है, टाइम के साथ क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है? जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बदलते जाएंगे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर है? इफ Q इक्वल टू इतना चार्जेज फ्लो फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, कितने सेकेंड के बीच फ्लो कर रहा है, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच फ्लो कर रहा है, देन फाइंड करंट। क्या फाइंड करना है, करंट एंड और क्या फाइंड करना है देखिएगा, एंड आल्सो फाइंड करंट एट t इजकल टू 4 सेकेंड पे। यानी हमको क्या फाइंड करना है, t एग्जैक्ट 4 सेकेंड में कितनी करंट फ्लो हुई, यानी हमको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, और 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच कितनी करंट फ्लो हुई, यानी हमको क्या चाहिए, एक एवरेज करंट चाहिए। बस समझ में आई कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितनी करंट फ्लो हुई है। चीज़ें समझ में आई? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि एग्जैक्ट टाइमिंग पे करंट की क्या वैल्यू होगी, और एवरेज का मतलब कि भाई 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितनी करंट फ्लो हुई। टाइमिंग अलग अलग है तो उनका क्या किया हमने, एवरेज कर लिया। समझ में आया? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है? चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं इसका, पॉज करके नोट कर लिया करिए। सोल्यूशन देखते हैं।
हमको क्या फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है, एवरेज करंट भी और आई एवरेज भी फाइंड करना है। क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। पहले एवरेज करंट निकालते हैं, चलिए डेल्टा क्यू निकालते हैं। डेल्टा क्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डेल्टा क्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्यू किस पर, एट 4 सेकेंड माइनस क्यू एट 2 सेकेंड। अगर हम ये पता कर लें कि 4 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ और 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो चेंज हम निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू। क्लियर है, तो देखते हैं क्यू क्या है 5, टी की जगह पर क्या रख दूं मैं 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3, टी की जगह पर क्या रख दूं 4। क्लियर है, प्लस 2, समझ में आया, एक चीज ये हो गया, माइनस क्यू एट 2 सेकेंड ना, तो 5 2 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 3 इंटू 2, टी की जगह पर 2 रख रहा हूं मैं, प्लस 2, समझ में आया। तो यहां पे हो गया आपकी वैल्यू 4 चौका 16, 16 5 80, 80 ये हो गया, और 12 4 3 12, 80 10 90 2 92, 92 2 94, ये कितना होगा 94। इसका देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 इधर 6 इधर, 20 से 26 2 28। क्लियर, तो डेल्टा क्यू कितना आ गया, 4 में 14 में से 8 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 66 कूलम। क्लियर है, यानी डेल्टा क्यू हमारा कितना आ गया, डेल्टा क्यू कितना आ गया 66 कूलम। क्लियर है, अच्छा, और डेल्टा टी निकालना होगा, तो डेल्टा टी क्या निकालेंगे, 4 माइनस 2 ना, 4 माइनस 2 ना, तो 2 सेकेंड, यानी डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया हमारा 2 सेकेंड। क्लियर है, अब उठा के वैल्यू रख दें, तो डेल्टा क्यू कितना आया है 66 और डेल्टा टी कितना आया है 2, यानी कितना करंट हुआ 33 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्लियर है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, नोट कर लीजिए। समझ में आया एवरेज करंट कैसे निकालते हैं। ये हमारी हो गई आई एवरेज, समझ में आया। चलिए अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट, पॉज करके नोट कर लिया करिए। क्लियर है, चलिए होप करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, आई इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, डी क्यू बाई डी टी ना, डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है, डी अपॉन डी टी, क्यू की जगह पर वैल्यू रख दीजिए, क्यू कितना है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। क्लियर है, अच्छा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 5t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t प्लस 3t का क्या हो जाएगा 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0, यानी कितना आ गया 10t प्लस 3 आ गया। आई इंस्टेंटेनियस कितना आ गया 10t प्लस 3। अब कितना फाइंड करना है, 4 सेकंड में फाइंड करना है ना, तो आई इंस्टेंटेनियस एट 4 सेकेंड पे आंसर हो गया 10 इंटू 4 प्लस 3, यानी 10 को 40 कितना आ गया 43 एम्पियर। क्या आ गया 43 एम्पियर। समझ में आया, समझ में आया, यानी इंस्टेंटेनियस करंट कितनी है, इंस्टेंटेनियस करंट एग्जैक्ट 4 सेकेंड पे करंट कितनी आई है 40 एम्पियर, 43 एम्पियर, और एवरेज करंट कितनी थी 8 एम्पियर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब चार्ज दिया रहेगा और चार्ज कैसा है वेरिएबल है, तो करंट कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर करंट दिया रहेगा तो चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लो इफ I इज इक्वल टू 3t प्लस 2 एम्पियर, 3t प्लस 2 एम्पियर करंट फ्लो फ्रॉम
1 सेकेंड to 2 seconds, then find number of charges flowing, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग, कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। इस बार क्या दिया है, करंट दिया है। करंट जो है इस बार टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो जब करंट कह रहा है कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच इतनी करंट फ्लो हुई, तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो किए। क्लियर है, कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो किए। क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। चलिए नोट हो गया। अब सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखिए, चलिए देखिए, हमको पता है I इजकल टू क्या होता है, dq बाई डी टी। क्लियर, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं dq इजिकल टू I इंटू डी टी, लिख सकता हूं। क्लियर है। अब हम क्या कहिए, इंटीग्रेट कर दिए, दोनों साइड क्या किया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है, तो ये हो गया q और ये क्या हो गया I की वैल्यू क्या है 3t प्लस 2 इंटू डी टी, और कहां से कहां फाइंड करना है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हो गया 3t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाई 2। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं क्लियर है तो इंटीग्रेशन का लेक्चर देखिए 11th में जाके, ठीक है ना, 1 से 2 11th के मेरे वीडियो है, उसमें इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है, उस पर जाकर आप देख लीजिए। 1 से 2 क्लियर, प्लस 2, यहाँ क्या है 1 है ना, तो 1 का होता है t, क्योंकि dt से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 से 2, तो हमारा q कितना हो जाएगा, देखिए 3। अब अपर लिमिट रखते हैं तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा इंटीग्रेशन 11th में, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 1, तो हो गया 3। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 बाई 2 दिए 2 हो गया, माइनस 0.5 हो गया। ये क्लियर है, ये 1 बाई 2 होगा 0.5 प्लस 2 इंटू 1, ये कितना हो गया 2 माइनस 1 1 हो गया। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 2 में से ये आधा गया, 1.5 हो गया, 1.5 3 4.5 प्लस 2 कितना हो गया 6.5 कूलम। चार्ज कितना आ गया 6.5 कूलम, दिखाई दे रहा है 6.5 कूलम, हाँ ठीक है। चार्ज कितना फ्लो किया 6.5 कूलम। तो चीजें समझ में आई कि करंट से चार्ज कैसे निकालेंगे और चार्जेस से करंट कैसे निकाला जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो करंट होती है एवरेज करंट वो होती है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और जो इंस्टेंटेनियस करंट होती है वो होती है डी क्यू बाई डी टी। तो इस फार्मूले से क्या हम यूनिट निकाल सकते हैं, तो यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, यूनिट ऑफ करंट होगा कूलम अपॉन सेकेंड, क्या हो जाएगा कूलम अपॉन सेकेंड। क्लियर है, कूलम अपॉन सेकेंड, या इसी को हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। जो भी मैं एम्पियर लिख रहा था ना, 4 यूनिट कूलम होती है। और आपने अगर ये चीज़ डायमेंशनल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा, डायमेंशनल फार्मूला में क्लास 11th में, यूनिट यानी करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। समझ में आया, क्लियर है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, तो करंट क्या है उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब बात आती है सर कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
कि यूनिट ऑफ जो करंट होती है वो एम्पियर होती है या कूलाम पर सेकेंड भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए डाउन, चलिए आगे देखते हैं। इस बात को समझिए कि मान लीजिए एक करंट ये आ रही है 2 एम्पियर और इधर से आ गई है पारी 3 एम्पियर और मैं मानता हूं कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये सीधे निकली तो कितनी करंट आई? 5 एम्पियर। भाई 2 इधर से आए 3 इधर से आए, 5 एम्पियर निकल गए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कहूँ I1 है, इसको कहूँ मैं I2 है और इसको कहूँ मैं IT है, मतलब टोटल, तो IT क्या हुआ? IT हुआ I1 प्लस I2। क्लियर है? तो ये 2 प्लस 3 हो गया, कितना आ गया? 5 एम्पियर। IT टोटल करंट कितना हो गया? 5 एम्पियर। तो क्या सिंपल हमने ऐड कर दिया? क्या सिंपल ऐड कर दिया? ठीक है, पर क्या इनके में डायरेक्शन है? डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन है, यस। डायरेक्शन क्या है? यस है, करंट की डायरेक्शन है। पर एडिशन कैसा हुआ? सिंपल तरीके से हुआ, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हुआ। अलजेब्रिक क्या कह सकते हैं? अरिथमेटिक, सिंपल अरिथमेटिक एडिशन हुआ कि नहीं? ठीक है, तो आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा कि जब भी किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है तो उसको हम कैसे ऐड करते थे? वेक्टर तरीके से ऐड करते थे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में। याद आ रहा है? रेजिस्टेंट हम निकालते थे। पर यहाँ पे आप देखिए कि डायरेक्शन होने के बावजूद भी सिंपल अर्थमेटिक या अलजेब्रिक तरीके से ऐड किया गया है। यानी ये ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है। क्या है? ना ही स्केलर क्वांटिटी और ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। करंट क्या है? करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी है। अगर टेंसर नहीं है तो हम कह सकते हैं बट वी कैन से इट इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इस टेंसर, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में रहता है टेंसर, तो टेंसर पर लगाना है। पर अगर टेंसर नहीं है तो स्केलर पर लगाना है। मतलब करंट क्या? एक टेंसर क्वांटिटी है और इस पर स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती हैं? अब ये समझते हैं कि टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो टेंसर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिनमें डायरेक्शन तो होता है पर वो वेक्टर तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। मतलब टेंसर क्वांटिटीज डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। क्या नहीं करती? वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं? वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। मतलब डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इनको टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। अब नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। करंट समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, फिर हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि सो दैट द 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू ए फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 चार्जेज पर सेकेंड। कह रहा है कि आप ये दिखाइए कि 1 एम्पियर जब करंट फ्लो होती है तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, चलिए हमको पता है I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है dq/dt। क्लियर? अच्छा, क्या इसको मैं q/t भी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q इक्वल टू क्या मैं ne लिख सकता हूँ? q इक्वल टू क्या ne लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ठीक है, तो I कितना दिया है? 1, n दिया है, n पूछा है, ne तो पूछा है, यही तो हमको फाइंड करना है। n e की वैल्यू क्या है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है? अपॉन टी कितना है, इच सेकेंड पूछा है ना, पर सेकेंड ना, तो 1 आ गया। तो n क्या हो जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इजकल टू 1। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको अगर जब आप सॉल्व करोगे तो 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। क्लियर है? यानी n आ गया हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? बहुत पहले पूछा था सीबीएसई में। ठीक है ना? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक ग्राफ ड्रा किया गया है टाइम और करंट के बीच में। किसके बीच में? टाइम और करंट के बीच में एक ग्राफ ड्रा किया गया है। ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना? यहाँ पे ये 0 सेकेंड है, इसकी ये वैल्यू 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड सेकेंड में दिया है, और इसकी वैल्यू करंट में 5 एम्पियर दिया है। ये आपका ग्राफ दिया है, ठीक है ना? क्या पूछा है? पूछा है फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज that flows during this टाइम पीरियड। दिस टाइम पीरियड के बीच में जो चार्जेस फ्लो हुआ है वो कितना फ्लो हुआ है। क्लियर है? अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको पता है कि I इजकल टू क्या होता है, dq/dt। ठीक है? या इसको मैं q/t के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ठीक है? तो अगर हमको q फाइंड करना हो, तो हम क्या कर लेंगे, एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं। तरीका क्या है कि जब भी ग्राफ करंट और टाइम के बीच में दिया हो, अगर चार्ज पूछा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व अगर निकाल लिया जाए। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, यहां से हम लोग क्या q इजकल टू IDT लिख सकते हैं, इसको भी तो लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं, मतलब पूरा एरिया अगर हम लोग निकाल लें तो हम लोग चार्ज को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पे दो एरिया बटा हुआ है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। ये ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया अगर मैं देखूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 5। हाइट कितनी है? 5। क्लियर? प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया देखें तो हाइट कितनी है? 5। ब्रीथ कितनी है? 5। 10 - 5 ही हुआ ना, तो 5 इंटू 5 तो कितना हुआ? ये 25 हो गया, और ये कितना हुआ? 12.5। तो 25 प्लस 12.5 कितना हो गया? 37.5 कूलम। एंड चार्ज हमारा कितना आ गया? 37.5 कूलम। ये सीबीएसई 2015 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? सीबीएसई 2015। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने छोटा लेक्चर है,
करंट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि करंट जब फ्लो होती है तो एक्चुअल मैकेनिज्म होता क्या है, एक्चुअली में क्या करंट का फ्लो होता है कि एक्चुअली में और चीज़ का फ्लो होता है। एक्चुअली में आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ कि करंट का तो फ्लो होता है, पर एक्चुअली में फ्लो होता है एनर्जी का। किसका फ्लो होता है? एनर्जी का फ्लो होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को लेकर जाते हैं, ठीक है, और जो कंडक्टर होता है वो एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, फिर वो एनर्जी बैटरी एनर्जी देती जाती है, और जो जिसको एनर्जी देती है वो कंज्यूम करता जाता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्टर में जो फ्लो होते हैं वो एनर्जी का कंटेनर होते हैं, वो एनर्जी को लेकर फ्लो होते हैं। तो एक्चुअली में लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, पर एक्चुअली फ्लो किसका होता है? एनर्जी का फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।